गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले दिन मैं आपको हिंदी बुक से 6 लेसन का घीसा पाठ पढ़ाई थी, जो कि मोबाइल ख़राब होने के कारण अधूरा रह गया था। मैं फिर से उसको रिपीट कर रही हूँ। ठीक, तो पीडीएफ में भेज दी हूँ, फिर एक बार पीडीएफ भेज दे रही हूँ। आप लोग कहानी को पढ़ोगे, कहीं दिक्कत होगा, वर्ड मीनिंग तो दिया हुआ है बुक में, याद करोगे, और अगर कहानी में कहीं दिक्कत हो तो हमसे पूछताछ करोगे। ठीक, मैं पढ़ा रही हूँ कहानी। यह कहानी जो है एक गरीब बच्चे की है जिसका नाम घीसा है। विद्यार्थी तो क्लास में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसका कि व्यवहार, गुरु के प्रति सम्मान उसको आकर्षित करता है, शिक्षक को उसकी ओर। तो घीसा कुछ ऐसा ही एक बालक होता है। और महादेवी वर्मा, आप लोग सभी नाम सुने होंगे, वो कवित्री के साथ साथ एक लेखिका भी थी। तो उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी लिखी है। लेखिका जो है कवित्री महादेवी वर्मा अपने खाली समय को, शिक्षा के बाद, अपने काम के बाद जो खाली समय होता है उस समय को ऐसे बच्चों के साथ देना चाहती है जो बच्चे की खेल कूद में अपना समय बिता रहे हैं, गाय चराने में, गुल्ली डंडा खेलने में बिता रहा है, वैसे बच्चों के साथ वो अपना समय देना चाहती हैं। तो कहते हैं कि लेखिका के जहाँ रहती थी लेखिका, वहाँ पर एक बार, लेखिका कैसे जगहों पे पढ़ाना शुरू करती है। गांव में एक नदी के किनारे पीपल का पेड़ है, और वहीं पे जो है वैसे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं और गाय चराते हैं। तो घीसा उसी में से एक बालक होता, और उसका अपने शिष्यों में घीसा विशेष और अविस्मरणीय हो गया। यानी अविस्मरणीय मतलब जिसे भूला ना जा सके। क्यों हो गया था? तो वह सभी बच्चों में होशियार, परिश्रमी और आज्ञाकारी था, इसलिए गुरु के लिए वह क्या हो गया था? अविस्मरणीय हो गया था। ज्वरग्रस्त होने पर, यानी बुखार से ग्रसित होने पर भी, जहाँ सांप्रदायिक दंगों में गुरु को बचाना अपना फर्ज समझता था। सांप्रदायिक दंगा मतलब समझते हो, जाति भेद का जो लड़ाई होता है, धर्म का जो लड़ाई होता है, उसको कहते हैं सांप्रदायिक दंगा। तो लेखिका जहाँ रह रही थी वहाँ सांप्रदायिक दंगा छिड़ गया था, यानी जातिवाद का लड़ाई छिड़ गया था, धर्म का लड़ाई छिड़ गया था। और घीसा बहुत बीमार था, ज्वर मतलब बुखार से ग्रसित था। जब उसे यह समाचार मिला कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा फैल गया है, और इस स्थिति में हमारे अपने गुरु को बचाना हमारा कर्तव्य है, मैं बीमार भी हूँ तो हमें अपने गुरु को बचाना चाहिए। और वह जाता है गुरु को बचाने के लिए, और गुरु को जाते समय भेंट में तरबूज देकर अपने गुरु साहब को अचंभित और भाव विभोर किया। क्योंकि घीसा बहुत गरीब था, उसको उस गुरु को देने के लिए कुछ पैसे का और अन्य कुछ उपहार नहीं था, तो उसने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें क्या दिया? एक तरबूज दिया था। तो इस कहानी के द्वारा लेखिका कहना क्या चाहती है? तो आज के विद्यार्थी को उससे प्रेरित करना चाहती है। जिस तरह से घीसा एक गरीब विद्यार्थी होते हुए भी गुरु के प्रति सम्मान दिखाया, उसी तरह से हर विद्यार्थी को गुरु के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, रखना चाहिए, हर गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, इसका मैं सारांश बता दी। अब मैं पंक्तिबद्ध कहानी बता रही हूँ। गंगा पार झूसी के खंडहर, यह स्थान है, जगह है, उसके आसपास के गांव में के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा। लेखिका कहती है कि झूसी के खंडहर के प्रति मेरा जो आकर्षण रहा उसका कुछ कारण है। उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्मांतर के संबंध पर व्यंग करने लगते हैं। व्यंग करना मतलब टिप्पणी करने लगते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्र में मिलने के लिए, उत्सवों में सम्मिलित होने था, अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसको मैं इस खंडहर और छत बिछत चरणों पर पछाड़े खाती हुई नदी के तट पर, भागीरथी के तट पर काटती ही नहीं, सुख से काट देती हूँ। यानी अन्य लोग क्या करते हैं? अपने खाली समय को मित्र से मिलने के लिए बिताता है, कोई फंक्शन पार्टी करता है, लेकिन लेखिका क्या करती है? छत बिछत चरणों पर पछाड़े खाती हुई, यानी नदी के किनारे जो गांव है वो बहुत ही देहाती टाइप का है, टूटा फूटा झोपड़ी घर द्वार है, ऐसे जगहों पर लेखिका जो है अपने समय को बिताती है। और कहती है यहाँ मुझे बड़ा सुख अनुभव होता है, मैं सुख से यहाँ पे अपना समय काट लेती हूँ। क्यों? क्योंकि बालक के प्रति उनका स्नेह श्रद्धा था। उनको लगा कि मैं अपना खाली समय
किसी अच्छे काम में लगाऊं, और उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। ग्वालों के बालक जो गाय भैंस को बहकते देखकर लकड़ी लेकर दौड़ते पड़ते, लकड़ी मतलब लाठी होता है। गरेड़ियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देख कर कान पकड़ खींच लाते, और व्यर्थ ही दिन भर गुल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। तो लेखिका कहती है कि मुझे पहले से ये कुछ नहीं विचार था, लेकिन अचानक से वैसे बालकों को देख करके पता नहीं मेरे मन में कहाँ से आ गया, कैसे बच्चों को मैं शिक्षित करूं और अपने खाली समय का सदुपयोग करूं इन बच्चों के साथ। तो मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। यानी लेखिका में बताए कि कहाँ पढ़ाना शुरू की थी, नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, वहीं पे उन्होंने अपना विद्यालय खोल दिया। और वे कैसे जिज्ञासु थे क्या बताओ। जिज्ञासु मतलब जो जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। पता नहीं वो बच्चे कैसे जिज्ञासु हो गए, ये मुझे पता नहीं। कुछ कानों में बालियां और हाथों में करे पहने, ये बच्चों के पोशाक के बारे में बता रहे हैं। कुछ बच्चे कान में बाली पहने हुए थे, हाथ में कड़े पहने थे, धुले कुर्ते और ऊंची धोती पहने हुए रहते थे, और कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खेत ऐसा शकल बना लिया रहता था, लंबा कुर्ता पहन करके जैसे लगता था कि खेत में डराने के लिए कोई चित्र टांगा गया हो। कुछ उभरी पसलियाँ यानी दुबले पतले, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते, पर घीसा उसमें अकेला ही रहा। यानी घीसा जो था सबसे दुर्बल था, यानी कमज़ोर था, और क्या था, बहुत दुबला था, और पेट उसका निकला हुआ था। ऐसा बच्चा सिर्फ एक कौन था, घीसा। उसे जो है पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगने, यानी घीसा के गुण का वर्णन किया जा रहा है कि घीसा कैसा था। सबसे पहले समझता था शिक्षक की बात को, और व्यवहार के समय स्मरण रखना, याद रखना कि शिक्षक के साथ हमें क्या व्यवहार करना है। पुस्तक में एक भी दाग न लगे, स्लेट को चमचमाती रखना, यानी पढ़ाई के प्रति सजगता थी घीसा में। वह शिक्षक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, पुस्तक को साफ़ सुथरा रखता था, स्लेट को साफ़ सुथरा रखता था, और अपने छोटे से छोटे काम का दायित्व तो बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। हर काम को अपना उत्तरदायित्व समझकर समय से पूरा किया करता था। तो शनिचर के दिन वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को, यानी शनिवार का दिन जब आता था तो वह पीपल के पेड़ के नीचे की जगह को क्या करता था, गोबर से लीप पोत कर साफ सुथरा कर देता था। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीचे डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी, यानी लेखिका संडे को पढ़ाया करती थी खाली समय में। तो लेखिका के आने से पहले ही वह क्या करता था, जब माँ उसकी मजदूरी पर चली जाती थी तो वह पीपल के पेड़ के पास आ जाता था, और डाल के नीचे, पेड़ की नीचे डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी चटाई को कहा जाता है, चटाई लाकर बिछा देता था। और कभी ना काम आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात, पहले लोग कलम नहीं लिखता था, क्या होता था, एक बॉटल होता था जिसको दवात कहा जाता था, उसमें इंक घोर करके बनाया जाता था, और इंक घोल करके उसमें एक लकड़ी का पेन जैसा छील करके बना के रखा रहता था, उसी कलम से लोग लिखा करते थे। तो टूटे नीब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे कलम, हरे कलम को पेड़ के कोटर से, यानी खोडर जिसको कहते हो, पेड़ में देखे होंगे कभी कभी पेड़ में छेद जैसा बना होता है, तो उसी में घिसा क्या करता था, दवात कलम और चटाई को रख दिया करता था पढ़ाई समाप्त होने के बाद। तो हर संडे को वो उसको शिक्षक के आने से पहले निकाल कर तैयार रखता था। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री, यानी जैसे हम लोग के विद्यालय में क्या होता है, मोनीटर जिसको बोलते हो, घिसा उस विद्यालय का मोनीटर था। और निराला विद्यार्थी यानी पढ़ने वाले बड़े इच्छुक विद्यार्थी थे। कुछ आगे बढ़कर मेरे 100 प्रमाण स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता था, यानी शिक्षिका का स्वागत आने से पहले उनके स्वागत के लिए वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा रहा करता था। कौन, घिसा। ये उसकी दिनचर्या हो गई थी। मैं आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए बिना उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते पका डालने की मूर्खता की। लेखिका कहती है कि मुझे वह दिन आज भी याद है जब घिसा की दयनीय हालत मुझे पता नहीं था। मैं बार बार उसको अच्छे कपड़े में आने के लिए बार बार डांटा करती थी। तो वह दिन मुझे आज भी याद आता है कि मैं उसे समझाते पका डालती थी। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी से
मुँह में गंगा जी में मुँह धोए आए थे, जिसके कारण मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। फिर अगले दिन भी क्या हो गया, सभी बच्चे वैसे ही लेटे फेटे गंगा जी से में नदी के किनारे था पीपल का पेड़, तो क्या करता था, पानी में जैसे तैसे मुँह धो के आया था। किसी का आधा मुँह धुलाया था तो किसी का कुछ मुँह धुलाया था, तो गंदगी से रेखा जैसा चिन्ह जैसा खिंच गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, पर घिसा गायब था। यानी सभी बच्चे आ चुके थे पढ़ने के लिए, जैसे तैसे जिस हालत में गंदा साफ जैसा भी होता सब आ गया था, लेकिन उस दिन घिसा अब्सेंट हो गया था। क्यों हो गया था, तो मैं पहले ही बताई कि उसको क्या हो गया था, बुखार लग गया था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे दूसरा कुछ कारण था। तो मजदूरी से उसकी माँ कुछ कमा कर लाई थी और सवेरे वह सब काम छोड़ करके पहले कहाँ चला गया था, साबुन लेने। क्यों? क्योंकि लेखिका उसे डांटा करती थी कि तुम गंदे कपड़े में क्यों आते हो। तो वो गंदे कपड़े में तो अपनी मजबूरी से आता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वह साफ़ सुथरा कपड़ा खरीद नहीं सकता था और साफ़ करने के लिए साबुन सर्फ भी उसको उपलब्ध नहीं था। तो लेकिन उस दिन माँ जो मजदूरी करके लाई थी, तो घिसा क्या किया, उस पैसे से साबुन खरीदा और कपड़े धोने के लिए चला गया था। इसलिए वो उस दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया था, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना। तो पहले ही बता चुके कि वह अपने गुरु की सब बातों को मानता था। तो लेखिका के कहे अनुसार वह साफ कपड़े पहनकर आने के लिए क्या किया, जाकर कपड़े धोने चला गया। जब घिसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे आधा भींगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने खड़ा हुआ। आया लेकिन अब्सेंट नहीं हुआ, लेट आया। वही साबुन से साफ करके भींगा हुआ गमछी लपेट के पढ़ने आ गया और भींगा हुआ कुर्ता पहन के डर से क्या हो गया, ऐसे खड़ा था जैसे लगता था कि कोई अपराधी हो। तब आंखें ही में नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। तब ऐसी स्थिति में घिसा को देखकर लेखिका को बड़ा क्या हो गया, रोम रोम गीला हो गया, यानी बड़ा दया आ गया लेखिका को। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। लेखिका को अनुभव होता है महादेवी वर्मा को कि जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अपने शिष्य से एकलव्य से क्या किए थे, अपने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा ले लिया था। वैसा ही मैं इसके साथ सजा दे दी कि इसको भींगा कपड़ा में मेरी आज्ञा मानने के लिए आना पड़ा। होली के पहले की ये घटना तो मेरी स्मृति यानी याद में ऐसे गहरे रंगों में अंकित है जिसका भूल सकना सहज नहीं। यानी लेखिका कहती है कि होली के पहले जो एक घटना घटी थी मेरी याद में ऐसी याद हो गया है मुझे कि उसको मैं भूल नहीं सकती। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। यानी लेखिका जहाँ रहती थी क्या हो गया था, वही बताए थे ना, जातिवाद का लड़ाई छिड़ गया था हिंदू मुस्लिम का। घिसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था, यानी 2 सप्ताह से उसे बुखार लगा हुआ था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी, क्योंकि मजदूरी करके लाती थी माँ, तभी वो खाता उसका भरण पोषण होता था। घिसा लगातार जब बीमार रहने लगा उसकी माँ को घर से मजदूरी करने जाने में दिक्कत होने लगा। अंत में वह एक उपाय सोची कि जब तक मैं काम नहीं करूँगी तो घिसा का इलाज नहीं होगा, घिसा को खाना पीना नहीं मिलेगा। तो इसने एक उपाय की कि एक अंधी बुढ़िया को लाकर घिसा के पास बैठा दी और काम करने जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घिसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते ही उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आगे आते देखा और मेरा मन उद्विग्न हो उठा, यानी व्याकुल हो उठा। घिसा 15 दिनों से नहीं जब स्कूल आया तो लेखिका का मन व्याकुल हो उठा और वह उन्हें घिसा को देखने चली। लेकिन जो ही घिसा को देखने जा रही थी तो देखी कि वह घिसा खुद उसकी ओर लेखिका से मिलने के लिए लेखिका के पास डगमगाते पैरों से, यानी बुखार से कमज़ोर हो गया था, वह डगमगाते हुए लेखिका से मिलने के लिए आ रहा था। और इस स्थिति में जब घिसा को देखी लेखिका तो लेखिका का मन क्या हो गया, व्याकुल हो उठा। थैंक यू बच्चे, आगे मैं अगले दिन पढ़ाऊँगी। आप इसका शब्दार्थ याद करोगे और मौखिक क्वेश्चन बनाओगे, यह आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, थैंक यू।